अगर आपके पैर भूसे से सने हुए नहीं है ना, तब तक आप मशरूम फार्मिंग नहीं कर सकते। लोग बहुत दूर दूर से बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, साहब 10 रुपये लगाओ 20 रुपये कमाओगे। है हकीकत, मिलता है सर, पैसा बहुत मिलता है मशरूम फार्मिंग में, लेकिन रियलिटी ये है बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्रॉप है। एंटरप्रेन्योरशिप का भाव अपने उत्तराखंडी युवाओं में कैसे लाया जाए? पक्षी का बच्चा जब अंडे से निकलता है ना, तो एक टाइम पे उसकी माँ उसको उड़ना सिखाती है। वो बोलती है कि जंप तो करना पड़ेगा, अब पंख फड़फड़ाना काम तुम्हारा है। पंख फड़फड़ा गए तो उड़ गए, नहीं उड़े तो गिर गए और खत्म हो गए। इतना इजी था करना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और उसका मेरे को ये भी लगता है, जिस टाइम पे हम लोग आए, कुछ एक आध लोग कर रहे थे उत्तराखंड में मशरूम फार्मिंग। हमने 8-10 बैग से शुरुआत की। आज के टाइम पे हम लगभग, हमारे पास 18 कमरों का 9x18 की सबसे बड़ी पहाड़ों में एटलीस्ट यूनिट है ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन की। आसपास के लोगों ने कैसा रिस्पांस दिया जब आप लौटे? थोड़ा सा एक मानसिकता है सर, लोग सोचते हैं कि यार हमारे बच्चों को तो नौकरियां ही नहीं मिल रही, और ये देखो क्या गधे हैं, दिल्ली से नौकरियां छोड़ के वापस आ गए। तो शुरू में उनको लगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या पता पैसा उड़ा रहे हैं, बेकार बर्बाद कर रहे हैं। फिर वो जब धीरे धीरे उन्होंने देखा प्रोडक्शन, हमने 4-5 लोगों को रोजगार देना प्रत्यक्ष तौर पे, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं अभी, और उसके बाद अप्रत्यक्ष तौर पे तो बहुत सारे हैं। मन में कब आया कि वापस अपने उत्तराखंड में चलना है करके? बचपन की जो जड़ें थी वो वहीं से थी, और वहाँ रहे। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए, मतलब वो मजबूरी में हम लोगों को पहाड़ छोड़ना पड़ा और शहरों की तरफ गए। लेकिन हमेशा दिमाग में एक चीज़ ये रही कि वापस आना है, कुछ ना कुछ अपना करेंगे, चाहे छोटा ही कुछ काम शुरू करेंगे। मेरे सर, पहाड़ वालों को लड़कियां नहीं मिल रही, तुम्हें कैसे मिल गई? हम जब आए भी वहाँ से, तो उनको हमने, अपनी घरवाली हैं जो अभी, तो उनको बोल दिया था कि साहब जाऊँगा तो वापस ही, अब आज जाऊँ कल जाऊँ, जब भी जाऊँगा पहाड़ी। तो अगर मंजूर हो आपको तो फिर तब आगे बढ़ें, नहीं तो फिर हम अपने अपने रास्ते। तो उन्होंने शुरू से कोई ऑयस्टर मशरूम वाली हम ढूंढ लेंगे। बिल्कुल सर। नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। उत्तराखंड में अमूमन जो है वो पलायन पे चर्चा होती है। हम हर बार सवाल उठाते हैं कि साहब इस प्रदेश से इतने बड़े पैमाने पे पलायन क्यों हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने रिवर्स पलायन किया है, जो अच्छी खासी नौकरी में थे, अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस लौटे हैं। मैं ऐसे ही 2 भाइयों की कहानी आज आपको बताने जा रहा हूं, जिन्होंने 2017 में रिवर्स माइग्रेशन किया। उनका नाम है सुशांत उनियाल और प्रकाश उनियाल, जो टिहरी के डडूर गांव के निवासी हैं। और सुशांत हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। सुशांत, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने इस बड़े मंच पे हम लोगों को आमंत्रित किया, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग एक उम्मीद बन रहे हैं उत्तराखंड के लिए, खासकर ऐसे दौर पे जब हर जगह माइग्रेशन की बात हो रही है। हाँ जी। आप लोग एक रिवर्स माइग्रेशन के मॉडल के तौर पे हैं। तो पहले तो ये बताइए कि मन में कब आया कि वापस अपने उत्तराखंड में चलना है करके? सर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि हम लोग, मैं हमेशा से हर जगह ये बात बोलता हूं सर, कि हम लोग बचपन हमने पहाड़ों में गुजारा, और वो बचपन कभी अपने जीवन से वो गया ही नहीं। हर किसी की बचपन जो होता है वो, मेरे को लगता है, किसी की भी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो वहाँ हम हमेशा, बचपन की जो जड़ें थी वो वहीं से थी, और वहाँ रहे। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए, मतलब वो मजबूरी में हम लोगों को पहाड़ छोड़ना पड़ा और शहरों की तरफ गए। लेकिन हमेशा दिमाग में एक चीज़ ये रही कि वापस आना है, कुछ ना कुछ अपना करेंगे, चाहे छोटा ही कुछ काम शुरू करेंगे। शुरू से ही था ये? शुरू से था सर। हाँ जी। और फिर 2017 में ऐसे मेरे बड़े भाई साहब हैं प्रकाश उनियाल, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने बोला कि यार सुशांत, ऐसा काम करते हैं कि कुछ बहुत लंबे टाइम से हमने सोचा हुआ है कि कुछ काम करेंगे वापस जाके पहाड़ों में, तो करते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन उस टाइम तक ये आइडिया नहीं था कि क्या करेंगे। तो प्रकाश भाई ने कुछ 15-20 दिन का अपना छुट्टियां लेके गांव आ गए वो, और तो वो एक्सप्लोर करने लग गए। और उनके दिमाग में चला कि यार मशरूम फार्मिंग हो सकती है, और ख़ास तौर पे ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग, जो मशरूम हम लोग उगाते हैं, हम बटन नहीं उगाते, जो नॉर्मल गोल सा आता है वो वाला नहीं, हम ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग करते हैं। हिंदी में उसको ढींगरी मशरूम कहते हैं। तो उसके लिए वो आए, और वो 15-20-25 दिनों में उन्होंने कुछ यहाँ काम वाम किया, और मेरे से वो दिल्ली आए, और उन्होंने मेरे साथ एक शर्त रख दी, सुशांत हम लोग मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, और मशरूम फार्मिंग करेंगे। तो मैंने सबसे पहले मना कर दिया। मैंने कहा यार हमने तो खाए हैं मशरूम, मतलब पता भी नहीं है दूर दूर तक कि कैसे होगा। तो बोला कि अगर मैं मशरूम उगा गया तो एक चीज़ की तुम्हें मेरे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वापस चलोगे मेरे साथ।
और आप दिल्ली में काम करते हम दिल्ली में काम कर रहे थे दोनों तो भाई। आपने तो जर्नलिज्म से पढ़ाई की हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं मीडिया मार्केटिंग में रहा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद हार्डकोर मार्केटिंग में भी रहा। तो फिर वहाँ से फिर प्रकाश भाई घर आए, वो कुछ मशरूम के 2-4 बैग उन्होंने लगाए होंगे, मेरे को तो आइडिया नहीं, और वो वहाँ कुछ मशरूम एक थैले में लेके आ गए और बोला कि साहब अब तो नौकरी छोड़ो, चलो जो बात हुई थी। तो हमने कहा ठीक है। और शुरू में सर ये था कि जाएंगे, देखते हैं, पहले एक्सप्लोर करेंगे कैसे कैसे, क्योंकि अगर अपनी नौकरियां छोड़नी है तो पैसा भी बनना चाहिए जिस धंधे में आप जाओगे, तो ऐसा होना चाहिए और ये भी होना चाहिए कि पूरा राउंड द ईयर उसकी हम लोग कल्टीवेशन कर पाएँ। तो उस चीज़ के लिए दोनों भाई हमने बैग पैक किए। शुरू में घर में तो बड़ा विरोध हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, घर वाले मान गए थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पिताजी इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं हमारे साथ ना, और उनका भी मन मतलब बसता उनका पहाड़ में ही है। तो उन्होंने बोला कि यार तुम जा रहे हो, माता जी ने तो बिल्कुल बोल दिया कि तुम्हारे चक्कर में हम घर वगैरह पहाड़ छोड़ के निकले थे, और आज तुम सेटल होने वाले हो, दोनों की शादियां भी नहीं हो रखी अभी तक, और पहले शादियां वादियां घर परिवार बसाते तो फिर उसके बाद देख लेते कभी। लेकिन हमने बोला कि नहीं, एक बार करके देखते हैं, अगर फेल भी हुए तो क्या दिक्कत है, 4-5 महीने का गैप होगा, वापस आ जाएंगे। तो सर 2017 में वो हम वापस आए, और आज 2026 में हम बैठे हुए हैं, हम यहीं हैं, पहाड़ों के ही। अच्छा। और 17 से वो यात्रा शुरू हुई। तो हमने शुरुआत कुछ इस तरीके से की। तो अभी तो चलिए, आपने सोचा कि हम मशरूम में कुछ करते हैं जी। बट इतना इजी था करना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और उसका मेरे को ये भी लगता है, जिस टाइम पे हम लोग आए, कुछ एक आध लोग कर रहे थे उत्तराखंड में मशरूम फार्मिंग, और कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसके थ्रू हमें ये पता लगता कि यार किसको अप्रोच करना है, कैसे कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। फिर 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम पे थी इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का भी ज़माना नहीं था। आज तो आपने फ़ोन उठाया, फ़ोन पे देखा, यूट्यूब पे 10 प्रकार की ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको, मतलब कई प्रकार की, कि आपको पता लग जाएगा कि साहब इसमें क्या क्या स्टेप होने। उस टाइम पे नहीं था। तो तब हम लोगों ने पता किया कहीं से कि कैसे हम लोग मशरूम फार्मिंग में बढ़िया ढंग से काम कर सकते हैं। तो फिर 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए सर हम चले गए DMR, डायरेक्टर मशरूम रिसर्च करके है सोलन में, वहाँ वो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग कराते हैं मशरूम में। तो उसमें गए, और उसका भी एक किस्सा बड़ा रोचक है सर। तो सब लोग जाते हैं मशरूम फार्मिंग के लिए, सबको मशरूम के नाम पे सिर्फ एक ही मशरूम पता है, वो है बटन मशरूम, क्योंकि उसके अलावा लोगों ने देखा भी नहीं, हुआ भी नहीं, मार्केट में ऐसा था भी नहीं। और हम लोग गए तो कुछ हमारा 50 लोगों का बैच था, और पहले दिन वहाँ पे किसी जो हमारे ट्रेनर थे उन्होंने पूछा कि भाई कौन से मशरूम पे काम करना चाहते हो। तो लगभग उन 50 लोगों में से 48 लोगों ने हाथ खड़ा किया बटन मशरूम के लिए, और बोले बाकी तुम 2 लोग। और मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार मैं कुछ गड़बड़ चीज तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मार्केट। हाँ, ऑब्वियसली जब मेजॉरिटी ऑफ लोग दूसरा काम कर रहे हैं। बोला कि साहब, मैंने कहा मैं तो सर ऑयस्टर मशरूम पे काम करना चाहता हूँ। तो वो ट्रेनिंग में सारे मशरूम उन लोगों ने कवर कराए। आप यकीन मानिएगा 10वें दिन जब उन्होंने लास्ट में पूछा कि कितने लोग अब बताइए बटन में करना चाहते हैं, तो वो रेशियो बिल्कुल उल्टा हो गया। वहाँ 5-7 लोग थे जो बटन। ऐसा क्यों, उसमें क्या मतलब बताइए ना। अब उसका रीजन ये है कि अगर आपको बटन मशरूम में प्रॉफिटेबल होना है तो आपको चाहिए बहुत बड़ा यूनिट सेटअप, मास प्रोडक्शन। और सबसे बड़ी बात यह है, और तब आप उसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि हमेशा हम एक चीज़ गौर की होगी कि ज़्यादातर मशरूम जो आता है, मशरूम को पहले सर्दियों की फसल बोलते थे। उसका रीज़न ये था कि जितना भी हमारा जो ट्रेडिशनल फार्मर है वो क्या करता है कि वो अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं अगस्त सितंबर से लेके, और दिसंबर में उनका प्रोडक्शन आता है। अब उसमें एक टेक्निकल चीज़ है सर। अब जब से तो फार्म बनने शुरू हो गए, टेम्परेचर आप कंट्रोल कर रहे हैं, ऑटो हैंडलिंग यूनिट हो गई, तब से तो ये सारी चीज़ें ठीक हो गई, पूरे साल भर मशरूम आ रहा है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल के लिए साधन थे नहीं, आप नेचुरल क्लाइमेट पे आपका सारी डिपेंडेंसी है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो मशरूम है ना उसकी तैयारी, अब ये जो मशरूम है बटन, ये इसका एक फेज़ होता है माइसीलियम रन। माइसीलियम रन मतलब जब फंगस आपके बैग पे पूरा फैलेगा, उस फेज़ पे इसको 25-26 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर चाहिए। और जब जैसे ही ये फ्रूटिंग पे आता है, जैसे इसकी फ्रूट बॉडी निकलनी शुरू होगी, इसको 16 डिग्री चाहिए। अब वो तभी पॉसिबल होता है कि जो ट्रेडिशनल हमारा फार्मर, सीजनल फार्मर था, वो क्या करता है, इसीलिए सितंबर से तैयारियां करता है। 40-45 दिन में उनका कंपोस्ट बना, वो अक्टूबर नवंबर मिड तक आ गए, 15-20 दिन में माइसीलियम रन हुआ, दिसंबर आया, और दिसंबर तब तक ये टेम्परेचर 25-26 के आसपास होता है। और आपने प्लेन्स का देखा होगा, एकदम से टेम्परेचर डिप करता है, और दिसंबर जनवरी में उनकी फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाती। अब इस चीज़ में आपको बड़ी यूनिट की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सीजनल फार्मर जब आता है तो मशरूम के रेट बहुत कम हो जाते हैं सर्दियों में, 70-80 रुपए किलो आ जाता है मार्केट में। तो वहाँ उनके साथ लड़ने के लिए, उनके जैसे रेट लगाने के लिए आपको बड़ी मास प्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए।
तो इस चीज़ के चक्कर में लोगों ने ये बोला कि यार अब इसीलिए वो रेशो बिल्कुल उल्टा हो गया। लोगों ने बोला कि इतना बड़ा 1 डेढ़ और 2 यहाँ करोड़ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, यहाँ कम चाहिए। इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, आप छोटे से स्केल से भी शुरू कर सकते हैं। आपके पास पुराना कोई कमरा हो। हमारी यात्रा भी ऐसे शुरू हुई सर। घर का वो हमारे यहाँ पठाली के मकान बोलते हैं उनके, मड हाउस जो बने हुए होते थे, ट्रेडिशनल मकान, हमने वहीं से शुरुआत की और वहाँ से हमने 8-10 बैग से शुरुआत की। आज के टाइम पे हम लगभग हमारे पास 18 कमरों का 9x18 की सबसे बड़ी पहाड़ों में एटलीस्ट यूनिट है ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन की। अच्छा, और कितना करते हैं अभी प्रोडक्शन? अभी हम 100 से 120 किलो पर डे का। मैंने देखा कि 2019 में केंद्र सरकार के मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिल्स योजना के तहत आपको सपोर्ट मिला। जी जी जी, तो ये क्या स्कीम है, जरा बताइए इसके बारे में, ताकि हमारे युवा अगर उसका फ़ायदा उठाना चाहें। जी सर, तो उस टाइम पे जब हम लोगों ने ये काम किया था तो हॉर्टिकल्चर आपको क्या करता है कि 40% तक सब्सिडी देता है 20 लाख तक के आपकी बजट पे। तो मतलब आपका 8 लाख रुपए वेव ऑफ हो जाता है। एक हिसाब से ये मान के चलिए कि आपका वो इंटरेस्ट फ्री लोन हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट जाना ही है। और उस टाइम पे हम लोगों ने जब शुरू किया तो इस चीज़ में मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ। मैंने बहुत जगह ये सुना है कि सरकारी डिपार्टमेंट से लोग बोलते हैं कि पैसा दो, लेकिन नहीं, मैं ईमानदारी के साथ इस चीज़ के लिए, और उद्यान विभाग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ में कि उन लोगों ने शुरू से लेकर नीचे, मतलब जब हमने काम शुरू किया और अब तक वो हमारे साथ लगातार बने रहे। और उस उद्यान विभाग के लिए मैं तारीफ करता हूँ। डॉक्टर संजय कमल हुआ करते थे उस टाइम पे मशरूम विभाग के डायरेक्टर, और वो खुद विजिट करने आए थे मेरी यूनिट में और उन्होंने बोला कि यार सुशांत, इसमें भी एक कहानी है सर, मैं आपको शेयर प्लीज करना बताइए। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि यार मेरा घर रोड से कुछ 500-700 मीटर की दूरी पे था। तो वो आए देखने, उन्होंने कहा यार सुशांत ये तो फिजिबल है ही नहीं, कैसे करोगे, तुम तो कर ही नहीं पाओगे, यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सर से बोला था, मैंने कहा सर उत्तराखंड के लगभग सारे गांव ऐसे ही, मतलब अगर हम लोग यहाँ कर पाए तो हम कहीं भी कर पाए। रोड तो अब बनी, पहले तो लोग कई किलोमीटर पैदल चल के रोज अप डाउन करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वही रिवर्स पलायन की बात यहीं पे होगी, ऐसी जगहों से लोग अपने गाँवों को छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर सुशांत तुमने ये कर दिया तो तुमने मतलब हमारी भी नाक रखनी है और बाकी चीज़ें तो हैं ही, मतलब तुम भी कामयाब होनी चाहिए। तो सर फिर हम लोगों ने काम वहाँ पे शुरू किया और वो यूनिट बनते बनते जब बहुत बढ़िया ढंग से वहाँ से प्रोडक्शन निकलना शुरू हो गया तो वो भी खुश हो गए कि चलो इन्होंने ये काम तो कर दिखाया। और उसी की कृपा से आज हमारे गांव में रोड भी कनेक्ट हो गई है। तो वो धीरे धीरे। तो आसपास के लोगों ने कैसा रिस्पांस दिया जब आप लौटे? थोड़ा सा एक मानसिकता है सर, लोग सोचते हैं कि यार हमारे बच्चों को तो नौकरियां ही नहीं मिल रही, और ये देखो क्या गधे हैं, 2 दिल्ली से नौकरियां छोड़ के वापस आ गए। तो शुरू में उनको लगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या पता पैसा उड़ा रहे हैं, बेकार बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन फिर वो जब धीरे धीरे उन्होंने देखा प्रोडक्शन, हमने 4-5 लोगों को रोजगार देना प्रत्यक्ष तौर पे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं अभी, और उसके बाद अप्रत्यक्ष तौर पे तो बहुत सारे हैं जो लेबर है, जो सामान, फिर हम लोग दिहाड़ी बेसिस पे भी लोगों को बुलाते हैं काम करने के लिए। तो अब बहुत बढ़िया माहौल है। यहाँ तक कि आज के टाइम पे ये सोच है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमें ना अपने प्लांट में काम करवाओ, हम लोग तुम्हारे यहाँ काम करना चाहते हैं। तो वो मानसिकता थोड़ा थोड़ा बदली है लोगों की। लोगों को भी समझ में आया कि गांव में रह के भी काम हो सकते हैं। जो एक टाइम पे लोगों को ये लगता था कि नहीं साहब शहर की तरफ चले जाओ। तो कभी रीथिंक तो नहीं किया यार हम क्यों आए होंगे, आप दोनों भाइयों ने बैठ के? एक बार आया सर, वो मोमेंट आया। वो आया जब हमारी यूनिट बन के तैयार हो गई। सो गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ 28-30 लाख की जो एमबी होती है वो है, लेकिन हमारी थोड़ा जो कार्टेज कॉस्ट थी रोड से नीचे लाने का वो बहुत ज़्यादा, वो 40 प्लस सड़क नहीं थी तो। जी। और जैसे यूनिट बन के तैयार हुई सर, वैसे लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन लगा और जेब में बिल्कुल पैसा नहीं, जितनी सेविंग्स थी सारी की सारी हमने वहाँ लगा दी। और उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं यार प्रोडक्शन पे जाएंगे, जैसे जाएंगे फटाफट अपना काम शुरू करेंगे और पैसा निकालना शुरू करेंगे। अब वो 6 महीने का जो टाइम बैंक भी देता वो तभी ख़त्म हो रहा था जब यूनिट बिल्कुल बन के तैयार हो गई। तो उस टाइम पे मेरे को तो, मैं भाई दोनों डिमोटिवेट हो गए बहुत ज़्यादा कि यार अब क्या करेंगे, पता नहीं कितना लंबा लॉकडाउन जाएगा। लेकिन उस टाइम पे भारत सरकार का एक बहुत बढ़िया फैसला आया था कि लोन को उन्होंने मॉनिटर, तो उसका हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिला था। और उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। हमें मतलब कभी ऐसा टाइम नहीं आया, सीखने को बहुत ज़्यादा मिला। मतलब तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे की आपने? जैसे सपोज कोई शुरू करना चाहता है, हाँ जी, तो आप थोड़ा बताइए ना कि वो कहाँ से शुरू करे। बिकॉज सबके मन में ये है, पहला कि कैपिटल कहाँ से आएगी, बिल्कुल। दूसरा जानकारी जो बहुत ज़रूरी है, नॉलेज कहाँ से उसको मिलेगी। उसके लिए सर कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज तो अब हम लोगों ने ऐसा किया है कि अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी हम लोग कंडक्ट करते हैं अपने यहाँ पे प्लांट पे। इसके अलावा बाकी
जो जितनी भी जानकारी मैंने पहले भी बताया, हम लोगों ने ट्रेनिंग की सोलन से, लेकिन रियलिटी ये है, आप किताबें कितने भी पढ़ लें, जब तक आप बिजनेस में घुसते नहीं हैं, और खासतौर पे ये एक ऐसा काम पानी के अंदर उतरना ही पड़ेगा, उतरना ही तैरना पड़ेगा। है। अगर आपके पैर भूसे से सने हुए नहीं है ना, तब तक आप मशरूम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। लोग बहुत दूर दूर से बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, साहब 10 रुपये लगाओ 20 रुपये कमाओगे। है हकीकत, मिलता है सर, पैसा बहुत मिलता है मशरूम फार्मिंग में, लेकिन रियलिटी ये है बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्रॉप है, और थोड़ा टेम्परेचर मॉइस्चर का इधर उधर और आपकी क्रॉप खत्म। तो वो छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ती हैं, वो आपको वहाँ चल के पता लगेगा। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ये नहीं बताते। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड की एक मशरूम नीति बन रही है, तो वहाँ से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमसे कुछ सजेशन लिए, तो बाकी सारे फार्मर थे, नवीन पटवाल भाई लोग सारे, तो बड़े बड़े जितने भी अपने फार्म चला रहे हैं, तो उसमें सबने अपनी अपनी राय रखी। तो मेरी तरफ से एक चीज़ थी जो मैं बहुत टाइम से बोलना चाहता था, बहुत सारी एनजीओज भी इसमें काम कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि लोगों को बैग्स देती हैं, दे दिए फ्री में 100 बैग्स दे दिए कि चलिए मशरूम फार्म के। लेकिन मेरे साथ एक दो लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला यार ये मशरूम ना, ऑयस्टर, ये थोड़ा ख़राब मशरूम है, मेरे को तो दमे जैसी शिकायत होती है इससे। तो और मैं कनेक्ट कहाँ किया सर, क्योंकि मैं खुद एलर्जिक हूँ उससे। मैं जिस चीज़ की मैं फार्मिंग करता हूँ, मैं ऑयस्टर मशरूम से एलर्जिक हूँ। और इस बार जब उत्तराखंड मशरूम नीति बन भी रही थी, उसमें मैंने ये एक सजेशन दिया है कि हमेशा जो लोग ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग करना चाहते हैं, उसमें एक वैरायटी होती है फ्लोरिडा, जो सबसे ज़्यादा चलता है मार्केट में, वाइट कलर का मशरूम आता है। वो सर स्पोर्स रिलीज़ करता है बहुत बारीक बारीक जब वो फ्रूटिंग स्टेज पे आता है, और उसका एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो है, वो आपकी हेल्थ पे बहुत गंदा असर डालता है कि आपके वो फेफड़े जो आपके लंग्स हैं उनको चोक कर देता है। तो ये इससे पहले किसी को पता नहीं था। मैंने परसों जब उत्तराखंड मशरूम नीति में ये बात भी बोली, तो उन्होंने बोला ये तो हैरान करने वाली बात। तो नवीन भाई अपने जिन्होंने गुच्छी मशरूम उगाया है पौड़ी में, वो आ गए मेरे सपोर्ट में। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। मेरा कोई फ्रेंड अमेरिका में था और वो कुछ ऐसा कर रहा था, और उसको बाद में ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो हम लोगों ने ये भी बोला है कि यार मास्क मैंडेटरी कर दो प्लांट के अंदर, जो लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है अभी नहीं है कुछ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उससे वो दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो इसलिए हम लोग अपने प्लांट में भी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, सबके लिए हम 3M के वो इंडस्ट्रियल मास्क आते हैं जो पेंट शॉप वगैरह में यूज़ होते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं। बस एक यही चीज़ है जो ऑयस्टर मशरूम के साथ ख़राब है, खास तौर पर एक वाइट कलर की जो फ्लोरिडा में। बट कंजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं। एकमात्र मशरूम है सर जिस रेट पे अभी 180-200 रुपये किलो हमारा जाता है, मार्केट में 250 से 300 रुपये किलो मिलता है। इस मशरूम में B12 मिल रहा है आपको, जो बहुत रेयर मिलता है, विटामिन D मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो, शुगर पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया, आपके हार्ट के लिए बहुत बढ़िया। तो हेल्थ बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। और अभी हम लोगों ने कभी मशरूम को वैसा पोर्ट्रे किया ही नहीं, मतलब वैसे कभी रखा ही नहीं कि नहीं सर हेल्थ के हिसाब से इसको खाओ। नॉर्मल सब्जियों के बीच हमने उसको डाल दिया, बोल दिया कि साहब खाओ, ये भी एक सब्जी है। लेकिन उसके अगर हेल्थ बेनिफिट्स लोगों को पता लगे ना, तो मैं कहता हूँ ईमानदारी के साथ कि पूरी बोलते हैं ना, तकदीर बदल जाएगी पहाड़ों की, और खास तौर पे ऑयस्टर मशरूम के साथ। क्योंकि ऑयस्टर मशरूम ऐसा है जो लगभग 10 महीने पहाड़ों में आदमी आराम से उगा सकता है। 10 महीने बिल्कुल बिना किसी AC के, बिना किसी ऑटो हैंडलिंग यूनिट के हम लोग उगा रहे हैं। और कैपिटल कितना चाहिएगा कम से कम, अगर अब शुरुआत अगर कोई करना चाहे? मुझे लगता है मुश्किल से 4 या 5 हज़ार रुपए में शुरू कर सकता है। 5,000 रुपए में आप बहुत बढ़िया काम शुरू कर सकता है। उसकी इनकम शुरू हो जाएगी। बहुत सारी आप लोग ट्रेनिंग करते हैं? हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो कई लोगों को तैयार किया? बहुत सारे लोग हैं। अभी आपके साथ कितने लोग हैं? अभी हम लोग 5 लोग हैं प्लांट में जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष तौर पे तो बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हम लोग काम देते हैं। लेकिन इसके अलावा हमने लगभग अभी हमारे यहाँ पे हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है बादशाही हॉल में, वहाँ से बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। जब धीरे धीरे लोगों को पता है, एक ऊपर फॉरेस्ट्री कॉलेज है रानी चौरी के पास, वहाँ से भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो वो उनको तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में जैसे आते हैं वो ना। तो डिमांड है इतनी मार्केट में? तो अब ये बहुत बढ़िया बात मेन क्या है कि आपने प्रोडक्शन तो कर दिया, बट ये होता है कि भाई मार्केट कहाँ है? बिल्कुल सर। अब आपको इसकी भी एक कहानी बताता हूँ। तो हम लोगों ने जब शुरू में मशरूम प्रोडक्शन करना शुरू किया, तो ऑयस्टर मशरूम की बिल्कुल डिमांड नहीं थी। तो हम और बाकी जितने लोग जो लोग मशरूम सप्लाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार गलत चीज़ में पैसा डाल दिया तुमने, तुम पछताओगे, इसका मार्केट ही नहीं। बिकॉज मार्केट में मैं देखता हूँ ज़्यादातर बटन मशरूम आता है। हाँ, उसका रीज़न फिर हम लोगों ने क्या किया सर, मैं पहले दिन जिस दिन मशरूम बेचने गया, मैंने कुछ 4-5 पैकेट बनाए और मैं मार्केट में, किसी ने सर हाथ ही नहीं लगाया उसमें। अच्छा। बोला साहब ये तो जहरीला है, ये तो तुम जंगल से लेके आए हो। हाँ। बूढ़े और अब पुरानी जो हमारी कथाएं हमने अपने घरों में भी देखा है।
तो हमारी माँ लोग इसीलिए हमें याद है कुकुरमुत्ता कहते थे इसे। कुकुरमुत्ता बोलते थे। और हमारी माँ यहाँ अगर गढ़वाल वाले रीजन में देखेंगे, टिहरी वाले में यहाँ चौं बोलते हैं इसको। च्यों, हाँ, च्यों। चौं बोलते हैं। और ये सावन का जो महीना होता है, ये उसमें बहुत रेनी होते रेनी से उस में तो हमें खूब याद है सर। तो हमारी दादी क्या किया करती थी कि अगर कोई जंगल से माताजी लोग कोई मशरूम तोड़ के लाए, तो वो जब मशरूम बनता था रात को, तो उस रात को सिर्फ हमारी दादी इनिशिएटिव लेती थी कि मैं खाऊंगी, बाकी कोई नहीं खाएगा। और मैं अगर सुबह तक ठीक रही तो बाकी पूरा घर खाएगा उसके बाद। तो वो एक मानसिकता थी कि हो सकता है जंगल का अच्छा, मशरूम। मैंने बहुत लोगों से ये स्टोरी सुनी, इसका मतलब ये रियल रियल है, रियल हमने देखा है सर। ये तो मैंने अपने घर में बिल्कुल, हमारी दादी यही करती थी कि अच्छा मशरूम बनाए, चौं लायन तो खोलू तो मैं ही, बाकी अगर बचूं रोलू सुबेर तक तो तब बाकी सब लोग खाएंगे, मतलब वो वाला चलता था। तो हमने वो देखा था। तो हम लोगों ने फिर हम जब हमने देखा ये रिजेक्शन है यार, ये तो बहुत ही भयंकर वाला, अब क्या करेंगे इस, तो मैंने एक शॉपकीपर था, उसको मैंने बोला, मैंने कहा भाई बेच दे, मैं खड़ा होके बेचता हूँ, मेरा आधार ये रहा, मेरा मोबाइल नंबर ये रहा, कोई मरा, किसी को कोई दिक्कत हुई तो मेरे को पकड़ लेना ना भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बोलो ना कि फार्म खुला है वहाँ पे, वो लोग दे रहे हैं। और वो धीरे धीरे, और फिर हमने इसको कभी मशरूम के नाम से बेचा ही नहीं, हमने चौं के नाम से बेचा सर। और वो धीरे 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 करते करते आज 120-125 किलो मशरूम हम डेली का उगाते हैं सर। डेली देते हैं आप? डेली देते हैं। और भगवान की कृपा बोले या उस जन्मभूमि की हम पे इतनी बड़ी कृपा है कि हमें वो मशरूम देहरादून तक भी नहीं भेजना पड़ता। हम अरे, सारा पहाड़ों में सप्लाई कर रहे हैं उसको। पहाड़ में लोग खा रहे बिल्कुल, हैं? घनसाली, लमगांव, और बाकी मोटना एक जगह है, चिन्याली सौड़ है, और खूब कंजम्पशन है सर। एक टाइम पे जहाँ पे हम पहले 5-10% में किसी शॉपकीपर के यहाँ 5-10% पे, मतलब अगर 100 पैकेट मशरूम के आ रहे थे, 10 पैकेट हमारे रहते, 90 बटन के होते थे। आज हम कहीं कहीं जगहों पे 70-80 पैकेट में हम हैं, और 10-20-30 पैकेट पे बटन सिमट के रह गया। तो हमने इतना काम किया है। और मेन बात यही की कि अवेयरनेस की। दूसरी बात, लोग मशरूम फार्मिंग में फेल इस चीज़ की वजह से भी होते हैं। ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग में लोग सिर्फ एक वैरायटी लगाते हैं, फ्लोरिडा, बोलते हैं सब वाइट है, वाइट है, वाइट के नाम पे बिक जाएगा, सफ़ेद के नाम। और कस्टमर की साइकोलॉजी भी वो थोड़ा ख़राब है। आप ये देखिए, पहाड़ों में जितना भी बटन मशरूम जा रहा है, आप कभी नहीं देखेंगे कि वो फर्स्ट वाला है, सारा सेकंड थर्ड वॉश वाला जाता है, केमिकल में वॉश करते हैं। बटन मशरूम की मैं बात कर रहा हूँ, वेट गेन करता है, और वो तब सफ़ेद अंडे की तरह चमकता है। लोग कहते हैं कि साहब सफ़ेद अंडे की तरह है, हमें यही चाहिए। और जो देहरादून वगैरह में आपने कभी देखा होगा, ब्लू कलर के पैनेट बॉक्स में सर आता है, जो वो 4-5 दिन भी ख़राब नहीं होता, उसके ऊपर हल्की हल्की केसिंग जो होती है ब्राउन कलर की लगी हुई होती है, क्योंकि ज़मीन से जो निकलेगा मिट्टी के अंदर से, तो उसके अंदर भूरापन तो होगा ही, जब वाइट उसकी बॉडी, वो कैसे आ जाता है ऊपर वाइट कलर का बिल्कुल अंडा बन के, क्योंकि उसको केमिकल में धो के वो भेजते हैं यहाँ से। और उसका वेट जो 50 किलो होता है, वो फर्स्ट वॉश में 65 पहुंच जाता है, और सेकंड वॉश में 70-72 किलो चला जाता है। यहाँ भी मिलावटखोरी है? बिल्कुल 100%। आप कभी भी आप पहाड़ों की तरफ जाइए, बोलिए बटन मशरूम दिखाऊं, गर्मियों में वो मशरूम क्यों नहीं चलता? आप कभी देखिए, गर्मियों में लाला जो शॉपकीपर है सब्जी वाला, वो बटन मशरूम कम उठाता है। इसीलिए उठाता है, उसको पता है कि सुबह केमिकल में डिप करके आया हुआ है, अंडा तो चमक गया, शाम तक वो जैसे हीट बढ़ी वो बिल्कुल काला पड़ जाता है। जबकि उसके उलट जो अनवॉश्ड मशरूम आता है, उसको हमने गुड़गांव में देखा है, ठेली वालों के पास 4-4, 5-5 दिन वो मशरूम वैसा का वैसा ही। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग हेल्थ के लिए तो ले रहे हैं कि साहब मेरे को हेल्दी होना है, इसलिए मैं बटन मशरूम खा रहा हूँ इस चीज़ के, लेकिन जो वॉश वाला आ रहा है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आपको लगता है कि कुछ और युवा अगर इस सेक्टर में आना चाहते हैं, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो उनको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए? पूरी तैयारी के साथ। बिकॉज आपने कहा कि भाई मेन है कैपिटल, अगर आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं, इससे बढ़िया और क्या है? बिल्कुल कर सकते हैं सर। और हाँ, मैं एक चीज़ मेरी वो छूट गई थी, मैं उसमें कह रहा था। हाँ, तो लोग ऑयस्टर मशरूम की तरफ इसलिए नहीं जाते, बोलते हैं कि सिर्फ सब वाइट वाला, साहब हमें सफ़ेद वाला ही चाहिए, क्योंकि कस्टमर भी सफ़ेद वाला मांगता है। लेकिन हमने इतनी अवेयरनेस की है सर कि हम अभी विंटर्स में हमारे पास कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया उस मशरूम को उगाने के लिए, ब्लैक ऑयस्टर। और हमने दिया, हमने जगह जगह पोस्टर लगाए शॉपकीपर्स के पास, क्योंकि दुकानदार हमें कहता कि साहब वो तो बोलता है ये बासी मशरूम है। तो मैंने बाकायदा 3-3, 4-4 फोटो उस पर लगा के कि देखो पीक सीजन जो समर सीजन होगा उसमें हमारे पास पिंक मशरूम आएगा, तो उसकी एक फोटो और लगा दिया कि अप्रैल मई और जून में ये वाला मशरूम आएगा। 3 हो गए, व्हाइट, ब्लैक और पिंक। और इसके बीच में एक ब्लू। अब हमने एक और चीज़ की, क्योंकि फ्लोरिडा बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स रिलीज़ करता है, मैंने आपको बताया था ना अभी कि वो थोड़ा सा दिक्कत, उसमें एक ब्लू ऑयस्टर भी आता है, सेम वैरायटी, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर वो ज़्यादा मांगता है, लेकिन वो स्पोर्ट्स कम रिलीज़ करता है, तो हम लोग ब्लू वाला भी लगाते हैं। तो हम लोग लगभग 4 वैरायटी पे काम करते हैं अभी के टाइम पे। बट सुशांत,
बेसिकली क्या है ना, मैं तो चाहता हूँ कि उत्तराखंड के ज़्यादातर युवा एंटरप्रेन्योरशिप में आए, जी। अपना स्टार्टअप शुरू करें, वो रिस्क ले। लेकिन ये रिस्क लेने की टेंडेंसी नहीं आई ना अभी भी हमारे अंदर। बिल्कुल। आज भी हम लोग जो महीने में मिलता है, जितनी भी पगार मिलती है उसमें खुश रहते हैं। बिल्कुल। हम सोचते हैं हमारा जीवन इसी में अच्छा हाँ जी, चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भाव कैसे लाया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप का भाव अपने उत्तराखंडी युवाओं में कैसे लाया जाए? मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि हर किसी को बोलता हूँ मैं कि अगर वो पक्षी का बच्चा जब अंडे से निकलता है ना, तो एक टाइम पे उसकी माँ उसको उड़ना सिखाती है। वो बोलती है कि जंप तो करना पड़ेगा, उस कोने से, वो रिस्क तो है। अब पंख फड़फड़ाना काम तुम्हारा है, पंख फड़फड़ा गए तो उड़ गए, नहीं उड़े तो गिर गए और ख़त्म हो गए। तो अगर तुम्हें पता है कि हमें अपने पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने पंख फड़फड़ा सकते हैं, तो उड़ोगे ज़रूर, 100% बात है। और इस चीज़ में मैं हमेशा, मेहनत जाए नहीं जाएगी। नहीं जाती, किसी भी चीज़ में नहीं जाती। बहुत सारे लोग हैं, आज नमक वाली को पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने भी तो वो विष्णु लोन से शुरू किया, आज किस लेवल पे वो अब लोग कोई काम सोच कर। सकता है नमक के अलग अलग टेस्ट हम मार्केट में बेच रहे हैं, उत्तराखंड बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बौराड़ी में एक लड़का है, वो अचार पे काम कर रहा है, नई टिहरी के पास में। उसका पूरी ये जो जितने भी हाईवे पे ये जो पहाड़ी प्रोडक्ट्स बेचने वाले, उसके पास उसका सारा का सारा अचार है। तो आदमी ने, किसी ने इनिशिएटिव लिया और काम किया। ये नहीं हो सकता सर कि मैं बोलूं कि साहब मैं तो अब मैं बिजनेस में आ गया हूं, तो साहब मैं बिल्कुल कुर्सी पे बैठ के और सिर्फ निगरानी करूंगा। वो नहीं होता। आज भी हम अपने पैर में, बोलता हूँ, भूसे से हमारे सने हुए रहते हैं। इसीलिए क्योंकि जब खुद भी काम करेंगे तो आप काम भी उसी को सिखाएंगे जब आपको खुद काम करना आता हो। आप शुरू से ही पहले दिन से ये बोलेंगे कि साहब कुर्सी पे बैठ के सिर्फ निगरानी होगी, तो वैसे काम नहीं होते। और एक साइकोलॉजी है, ये बहुत वो है कि मैं हर किसी को यही समझाता हूँ। और हमारे यहाँ पे तो थोड़ा इसका इम्पैक्ट है सर। तो शादी हो गई अब? शादी हो गई सर। मैं हाँ तो क्या दिखा है, मशरूम प्लांट दिखा है, काम क्या करते हैं का? बिल्कुल। वहाँ भी थोड़ा सा विरोध चला शुरू में कि साहब लड़का तो यहाँ नौकरी कर रहा था बढ़िया वाला, तो मैं वहाँ सर, पहाड़ वालों को लड़कियां नहीं मिल रही, तुम्हें कैसे मिल गई? अब हम सर थोड़ा सा इस मामले में भाग्यशाली भी रहे। हम लव मैरिज वाले थे, तो हम जब आए भी वहाँ से, तो उनको हमने, अपनी घरवाली हैं जो अभी, तो उनको बोल दिया था कि साहब जाऊँगा तो वापस ही, अब आज जाऊँ कल जाऊँ, जब भी जाऊँगा पहाड़ी। तो अगर मंजूर हो आपको तो फिर तब आगे बढ़ें, नहीं तो फिर हम अपने अपने रास्ते। तो उन्होंने शुरू से कोई ऑयस्टर मशरूम वाली हम ढूंढ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में, क्योंकि जब मैं आया भी तो उन्होंने भाई अगर तुम ये नहीं बोल के जाओगे तो मैं घर में डांट पड़ेगी। नहीं बिल्कुल नहीं रहा है सर। क्योंकि आजकल थोड़ा मानसिकता ये भी है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, लोग पहाड़ों में रुकना ही नहीं चाहते सर। एग्जैक्टली। और फिर कंप्लेन करेंगे। जबकि क्वालिटी ऑफ लाइफ में देखूं, आप दिल्ली रहिए, मैं रहता हूँ ना, वीक में, मैं वीकेंड में यहाँ आता हूँ, बट वीक में तो वहाँ रहता हूँ। तो वहाँ और यहाँ तो धरती आसमान का अंतर है। बिल्कुल है सर। है ना? यहाँ घाम तापने का मन करता है, बिल्कुल। वहाँ आप देखिए, वहाँ कुछ पता ही नहीं, वहाँ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, स्मॉग इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं गया भी पिछले 2 हफ्ते पहले कुछ गया, तो तो भागने का मन हो गया होगा। और गया 2-3 दिन के लिए, वापस आया, 1 हफ्ते तक मेडिसिन खानी पड़ी सर, क्योंकि अब आदत नहीं रही। अभी तुम्हारे फेफड़े साफ हो गए ना? हाँ, और एक टाइम पे पता ही नहीं लगता था। हम गुड़गांव में वही बाइकों में सुबह अपने फरीदाबाद से निकल पड़े हैं बिल्कुल गुड़गांव की तरफ, खूब धूल धक्कड़ खाते थे। जब वो मास्क ऐसे नीचे भी उतारते थे बाइक से, तो इतनी पूरी काले कलर की एक लेयर जमी रहती थी। उस टाइम पे ये हाल थे 2017 में। अब तो बहुत बुरे हाल हो गए। पर हाँ, लोगों को ये अभी समझ में नहीं आ रहा था। लोग कितनी भी ये लड़ाइयाँ बोलें कि साहब भू कानून, आपको रुकना पड़ेगा। आप जब तक रुकेंगे नहीं, पहाड़ों में रह के आप बात करेंगे तो मजा आता है। दिल्ली से ज्ञान देने की जरूरत नहीं। मैं बोलता हूँ, मैं भी ये मानता हूँ, जो दिल्ली में रहते हैं वो पहाड़ के मामले में ज्ञान न दें, उत्तराखंड के मामले में ज्ञान न दें। अगर आप देना चाहते हो तो आ जाओ, हाँ, यहाँ आके रहो। क्योंकि मुझे याद है, हम सब ने 5-7 साल पूरा उत्तराखंड घूमा, हर गांव घूमे, ऐसे ऐसे लोग जो अच्छा काम कर रहे थे। हमें लगा कि हमें एक पॉजिटिविटी का माहौल इस राज्य में बनाना है। तो मैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने मुश्किल हालात पे अपने को खड़ा किया। आप उसके एग्जाम्पल हो। तो हो सकता है, बस शर्त है आप डिटरमाइन हो कि मुझे अपने पहाड़ में वापस लौट के वहीं कुछ शुरू करना, वहीं कुछ शुरू करना है। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है। मैं बड़ा कट्टर विरोधी हूँ इस चीज़ का, जो लोग ये शहरों में बैठ के ये बोलते हैं कि साहब पहाड़ में तो कुछ नहीं हो रहा है, पलायन हो रहा है। अरे साहब, हम बोलते हैं मजबूरी रही ना निकलना, पर अब तो फैसला आपका है वापस आना। बिल्कुल। आप बोलते हैं मेडिकल की सुविधाएं नहीं होंगी, कैसे? आपने तो गांव छोड़ दिया, आपने गांव छोड़ दिया, हल्ला आप मचाएंगे नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने सरकार के लिए सबसे आसान कर दिया बाहर जाके, सीधी सी बात। यहाँ आके उनके नाक में दम कर दीजिए कि साहब आपका काम है हमें स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाइए। हम कह रहे हैं, हम जिस दिन अपने गाँव में, हमारे यहाँ पानी की, आप यकीन नहीं करेंगे, मार्च अप्रैल मई जून तक, जब तक मानसून या 4 महीने पाइपलाइनें सूखी पड़ी रहती थी, किसी ने कुछ काम ही नहीं किया।
हमने बचपन में वही किया। वो बंटे होते थे, वो ढो ढो के हम पीछे अपनी टंकी भरा करते थे, घर में जो महिलाएं उनका नहाने धोने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। जिस दिन हम 2017 में हमने प्रधान जी को एक प्रस्ताव बना के दिया कि साहब पंपिंग योजना शुरू करेंगे, हमारे पास टैंक पड़ा हुआ है, काम क्या करना है, एक मोटर लगाना है और जब जो तुम्हारी गर्मियों में पाइपलाइनें सूखी पड़ी उन्हीं में पानी सप्लाई करते हैं। और एक दो बार वो रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद प्रधान जी ने एक बैठक बुलाई, हम लोगों ने फैसला किया, 40-45 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट की। आज आप गांव में देखिए, शुरू में कोई 2-4 लोगों के अलावा कोई तैयार नहीं हुआ, बोला साहब नहीं नहीं कहाँ आएगा पानी, कैसे आ जाएगा। और जिस दिन पानी उस पाइप में आना शुरू हुआ, सबने फटाफट कनेक्शन लिए। आज वो गांव है कि डडूर में कभी भी पानी की समस्या नहीं होती। बट ये जो एक डीमोटिवेटिंग का भाव आता है ना, जैसे पहाड़ में आते हैं कई लोग, तो मैंने सुना कि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। और एक सिनेरियो ये होता है कि अगर कोई जाता उसको सपोर्ट करने के लिए हर कोई खड़ा होता। आपके साथ क्या था? हमारे साथ तो मतलब मैं मानूंगा कि सर कंप्लेन हैं लोगों से, मतलब जो जिस तरीके का हमने पहले माहौल देखा था अपने यहाँ पे, वो जब हम उस टाइम पे बिल्कुल वापस आए ना, तब वो नहीं दिखा लोगों का, इतना वो नहीं रही, इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। कुछ लोग जो अपने खास खूस हैं उन्होंने ठीक सपोर्ट किया कि चलो चलो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन बाकी मतलब लोग मोटिवेट कम, 4 लोगों के पास 4 प्रकार की बातें कि साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, अलान ये इनका लाइफस्टाइल ऐसा है, ये 10-11 बजे उठते हैं। मैं उस टाइम पे एक पब्लिकेशन हाउस था यूएस की, उनकी एक बुक ट्रांसलेट कर रहा था। अब मैं सर सोऊं, मैं उनके वर्किंग आवर के हिसाब से काम कर रहा हूँ, मैं 4-5 बजे सोऊं तो मैं उठूंगा 11-12 बजे। ठीक, तो लोगों को उससे भी तकलीफें होती हैं कि साहब मतलब थोड़ा ज्यादा बट इन्वॉल्वमेंट। उसका मतलब ये है कि हमें सपोर्टिव होना पड़ेगा अपने लोगों के लिए। बिल्कुल होना मान लो पड़ेगा। सुशांत आपके और आपके ब्रदर ने शुरू किया है, तो ऐसा नहीं आप ही का हो, बिल्कुल। ऐसे हम लोगों को कम से कम 20 एग्जाम्पल खड़े करने होंगे, करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली उत्तराखंड को आगे ले जाना है तो हमको ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल सर। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब हर एक उत्तराखंडी को सपोर्ट करेगा, जी। उसकी टांग खींचने के बजाय उसका सहारा बन जाएगा, बिल्कुल। मुझे लगता है हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। बिकॉज जो अपॉर्चुनिटी इस राज्य में है वो और कहीं नहीं और है। कहीं नहीं है सर। अब हमारा वाला तो एरिया ऐसा थोड़ा मतलब गहराई में है, तो इसलिए हमारे यहाँ फलों के जो होते हैं माल्टा वाल्टा हो सकता है, बाकी सेब वगैरह नहीं लग सकता। तो इसीलिए हम लोगों ने मशरूम फार्मिंग में भी गए। लेकिन मशरूम फार्मिंग के साथ आप एक बात बताओ, बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता वैसे, लेकिन जिन लोगों ने बहुत शुरुआत की इस काम की, और आज वो लोग ना सर ट्रेनिंग के 20-20, 25-25 हज़ार रुपये चार्ज तो कर रहे हैं। लेकिन गजब की बात है कि कोई ऑयस्टर मशरूम ही नहीं कर रहा। रीजन वो तो मेरे को समझ में नहीं आता सर, क्योंकि हमारे एक बहुत बढ़िया उनका भी मैं नाम नहीं लूँगा इसमें, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि सुशांत याद रखना, जब ना भूसे में पैर ना डालने पड़े और भूसे से पैर ना सनने पड़े तुम्हें अपने आप को, और बैठ बैठ के पैसा आना शुरू कर दिए हो जाएगा ना, तो तब तुम देख लेना मशरूम की दुर्गति। और यही है आज के टाइम पे। ट्रेनर्स ने क्या किया, ट्रेनिंग के नाम पे पैसा तो खूब एंड लेते हैं, अपनी जेब में रख दिए। बहुत सारे लोग सर देहरादून से परेशान होकर आते हैं ऊपर कि साहब ये गड़बड़ हो गई, ये तो मशरूम में तो इन्होंने बोला था इतना लगाओ इतना मिलेगा, मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्या रीजन है? बट छोटे से शुरू करना ज्यादा फायदेमंद बिल्कुल है। बढ़िया। आप और क्यों सर, बड़े प्लान पे जा रहे हो? बड़े प्लान पे जाने का मतलब ही नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मेरे यहाँ ट्रेनिंग के लिए जितने भी लोग आते हैं, मैं उनको भूसे के टैंक में घुसाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि करो, तुम्हें याद रखना। तो आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? वहीं है प्लांट में, यूनिट में ही। हम लोग जैसे आए लोग वो बोलते हैं कि साहब ट्रेनिंग करनी। मैंने कहा हमारे यहाँ वो किताब वाली ट्रेनिंग नहीं होगी साहब। तुम टैंक के अंदर घुसोगे, सर्दियों में ठंडे पानी के अंदर कैसे घुसना है, यहाँ तक तुम सने रहोगे घुटनों के ऊपर तक, ये काम तुमने लगातार करना है। अगर तुम्हें जचता है तो करना, नहीं तो इन्वेस्ट मत करना, सीधी सी बात। और 1 साल करके देखो, अगर समझ में आता है कि यार अब इसको स्केल अप कर सकते हैं तो बिल्कुल करो ना, क्या दिक्कत है। जिनका नहीं बिकता है मशरूम, हमने उनको बोला हुआ 10-20 रुपये कम रेट पे हमें दे दो, क्योंकि 10-20 रुपये हमें भी आगे भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह देनी पड़ती है। 150-160 रुपये किलो हमें दे दो, जिसका नहीं बिक रहा है, कोई भी महिलाएं हों, कोई भी हो, हम तो बोलते हैं हमारे पास दे दो। और मैं आपको बोल तो रहा हूँ कि ये धीरे धीरे, और हमारे लिए एक चीज़ अच्छी ये भी रही, हम रहे चंबा में, तो चंबा एक सेंटर पॉइंट हो गया। चंबा से हर जगह की बसेस जाती हैं, तो हमने वो धीरे धीरे ऐसे क्रैक किया कि साहब एक मार्केट में चले गए, वहाँ किसी को बोल दिया कि साहब तुम्हें 2 रुपये कम में मशरूम मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें 2-4 और लोगों को ये बांटना पड़ेगा। और वहाँ से वो शुरू हुआ। आज के टाइम पे हमारी सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यही है कि हम बस वाला जो 50-100 रुपये किराया लेता है हमारे 10-10, 15-15 किलो के बैग के, बस यही हमारी कॉस्ट जाती है। बाकी वहाँ पे बंदा रिसीव करता है, अपनी मार्केट में बांट देता है। और आज के टाइम पे इतना है कि लोग घर घर लोग बोलते हैं कि यार
अच्छा, डडूर वाली मशरूम कहाँ है? अच्छा, बाकायदा ये। तो आप तो नाम भी रख सकते थे डडूर मशरूम, जी जी जी, हाँ जी। आपके गांव को भी एक नाम मिल जाता। और हम एक छोटा सा स्टिकर लगाते हैं, क्योंकि बीच में कई लोग आए, जैसे कोई नॉर्मल किसान भी आया, उसने हमारे नाम से किसी ने बेच दिया, बोला कि सुशांत का मशरूम है, ये आया हुआ है। तो अब क्वालिटी हमें लगता है कई कई जगह पे कि जैसे मानसून के टाइम पे, इसीलिए हम 2 महीने में 10 महीने की फसल इसीलिए कहता हूँ। आपने एक और अच्छी बात की कि डिपार्टमेंटल सपोर्ट इस मामले में बहुत बहुत अच्छा बढ़िया मिला। रहा। ये अमूमन होता नहीं है, जी, जी, लोग जी, बहुत जी। क्रिटिसाइज करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगा कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अगर इतनी सीरियसली प्रमोट कर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज डिपार्टमेंट अगर बहुत सीरियसली काम करने लग जाए और फार्मर्स के साथ ग्राउंड में उतर जाए, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। बिल्कुल। और हॉर्टिकल्चर में आज भी चमोली जी हैं, सीनियर हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर हैं, यहाँ देहरादून सर्किट हाउस में बैठते हैं। उन्होंने, मैं आपको यकीन के साथ बोल रहा हूँ, कोई, मैं बोलता हूँ ना, लोग बोलते हैं कि यार डिपार्टमेंट वाले पैसे ले, उन्होंने कभी मेरे से ये भी नहीं बोला सुशांत, उल्टा उन्होंने कोविड के टाइम पे, आप यकीन मानिएगा मेरी इस बात का, जब यूनिट बन के तैयार होगी तो पहली इंस्टॉलमेंट आनी थी सब्सिडी की, तो बोला, मेरे को फ़ोन करके बोला कि कोविड है, ये परेशानियां चल रही हैं, डॉक्यूमेंट भेजो, मैं तुम्हारी सब्सिडी क्रेडिट कराता हूँ, तुम ये ना हो, तुम सस्टेन करनी चाहिए, ये ना हो तुम डर के इस क्या माहौल नाम में। है उनका? चमोली जी हैं, मेरे को एग्जैक्ट पूरा नहीं, नाम बड़ी सीनियर धन्यवाद के सीनियर। पात्र हैं, हाँ, किसी की सोच इतनी अच्छी हो, ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ी बात। और उन्होंने लगातार फोन किया कि तुम डॉक्यूमेंट भेजो, मैं तुम्हारी सब्सिडी भेज रहा हूँ। तो ये है सर, जो चीज़ सही है वो सही है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 9 अगस्त 2021 को आपके काम को सराहा, जी। तो वहां तक कैसे पहुंची बात? नई टिहरी में, जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर थे तिवारी जी, DK तिवारी नाम है उनका। और वो, उनका मेरे साथ ऐसे ही शुरू से वो, उन्हें लगता था कि ये काम कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका भी बड़ा योगदान रहा इसमें। तो उनका एक दिन सुबह सुबह मेरे को ऐसे फ़ोन आया, बोला, सुशांत कहाँ हो? मैंने कहा सर घर पे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से बात करोगे? अरे मैंने कहा सर सुबह सुबह मजाक क्यों करते हो आप, ये क्या बात हुई प्रधानमंत्री जी से? अरे क्या, जल्दी पहुँचो चंबा, मैं चंबा ऑफिस में आया हुआ हूँ, तुम फटाफट आ जाओ। तो मैं चला गया, मैंने कहा क्या है? तो गए सर, तो बोला कि कुछ ऑल ओवर इंडिया से वो किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त दे रहे थे। अच्छा, सर उस समय वो किसी से हाँ जी, इंटरेक्ट कर हाँ रहे जी, थे। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि जो भी तो राज्य सरकारों को भी अपने सफल लोगों को दिखाना होता है, साहब हम भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि यार प्रोग्रेसिव फार्मर जो हैं अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक काम करो, तो हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट से तुम्हारा भेज रहे हैं। तो मैंने कहा सर ठीक है, भेज दीजिए। तो भेजा, तो वो अपना यहाँ आया होगा, देहरादून आए वो प्रोजेक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो फिर 5 प्रोजेक्ट कोई शॉर्ट लिस्ट हुए, तो वो लिस्ट आ गई हमारे पास। तो DHO साहब ने दिखाया, बोला ये है। तो मैंने देखा, हमारा कुछ प्रोजेक्ट वो 28-30 लाख रुपए का, बाकियों के 5 करोड़ 6 करोड़ प्रोसेसिंग यूनिट सबकी। मैंने कहा यहाँ तो हम कहाँ सर, 100 लोगों का रोजगार मिल रहा है, हम 4-5 लोगों को दे रहे हैं, क्या ही हमारा नहीं होने वाला यहाँ। तो मैं आ गया। अब सर अगले दिन मेरे को फ़ोन आ गया DM ऑफिस से कि सुशांत तुम्हारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया है और तुम 9 ये डेट को प्रधानमंत्री जी से बात करोगे, पर PMO से एक बार स्क्रीनिंग होगी, तो तुम यहाँ आ जाओ, NIC जो इनका सेंटर होता है वहाँ आ जाइए डिस्ट्रिक्ट में। गया मैं साहब, तो बोली DM मैडम आई, बोली कि अच्छा ये बताओ क्या किस चीज़ की कमी है। मैंने कहा मैडम मैं शुरू से बोल रहा हूँ, रोड दे दीजिए हमें, सड़क दे दीजिए। बोली तो अभी सड़क नहीं तो क्या कर सकते, सड़क में तो टाइम लगेगा, तुम्हारे यहाँ ट्रॉली वाला सिस्टम लगा दें क्या? मैंने कहा नहीं मैम, ऐसी, क्योंकि वो लग जाएगा तो टेम्परेरी काम सिर्फ दिखाने के लिए मत करिए। मैंने कहा नहीं। तो बोली बट और वो ऐसा क्यों चाह रही थी, कहीं आप प्राइम मिनिस्टर को ये ना बोल दें कि साहब सड़क नहीं है? नहीं, मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है, शायद कुछ लोग, हम लोगों का उस टाइम पे ऐसा कुछ नाम भी नहीं था वहाँ आसपास में ना, लोग ऐसा नहीं था पता कि कुछ काम कर रहा है। और वो मैडम इस मामले में बड़ी सपोर्टिव रही। उन्होंने फिर ये भी बोला कि यार और किस चीज़ की दिक्कत है? मैंने कहा मैम रॉ मटेरियल है, भूसा आता है। क्या नाम है DM? आशीष युवा श्रीवास्तव, अच्छा ठीक। वो मैम थी। तो उन्होंने बोला, CDO थी नमामि बंसल मैम, वो दोनों लोग थे वहाँ पे। और उन्होंने बोला कि अब बताओ और बाकी। मैंने कहा रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। बोले रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो फिर क्या कर सकते हैं, तुम्हारे यहाँ गेहूँ होता है? मैंने कहा। बोला थ्रेशर लगा देते हैं तुम्हारे यहाँ, वहाँ से उसको काम कर जाएगा। मैंने कहा मैम पर फिर भी वो क्वालिटी नहीं मिलती जो नीचे से आता भूसा, ये रियलिटी, वो बड़ी मशीनें, हैवी मशीनें। बोली चलो तो ठीक है, जो काम मेरे से हो सकेगा तुम बोलो। मैंने कहा मैम मेरे लिए रोड का करवा दीजिए। तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा पुश किया। तो बोली कि फिर उसके बाद बोली कि आओ तुम NIC में बैठे, हम लोग PMO से स्क्रीनिंग हुई। अब वहाँ पे भी वो लोग ये देखते हैं कि
100 प्रकार की चीजें हैं। हो सकता है नेशनल टेलीविजन पे नहीं, बैठ एक्चुअली क्या होता है कि डर इस बात का रहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोल लिया और वो तस्वीर बिल्कुल उलट रही और किसी रिपोर्टर ने आके दिखा दी, ये बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल वो होता ये हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो बहुत चौकन्ने रहते हैं। चौकन्ने रहते हैं। तो उन्होंने किया स्क्रीनिंग वगैरह, बोला साहब 1 मिनट का टाइम है, अपनी स्क्रिप्ट बना लो, मेरा नाम ये फलाना है, ये काम करता हूँ, अब से शुरू किया, यहाँ किया, मोदी जी एक आध सवाल तुमसे पूछेंगे और उसके बाद तुम्हारा खत्म, 1 मिनट का 30 सेकंड का तुम्हारा इंट्रोडक्शन है। तो मैं गुपचुप होके मैं पहुंच गया जिस दिन वो था टाइम। तो और वो एक तरफ से आए, गोवा का एक किसान था, उससे बात की, फिर कोई सिक्किम की कोई किसान थी, उनसे बात की, फिर महाराष्ट्र, फिर आ गया मेरा नंबर। और वो सबका ये हो रहा था कि 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन दे रहे थे। मेरे साथ ये हुआ कि बोले कि जैसे ही मेरा नंबर आया मैं बोलने लगा कि सर मैं, बोले कि नहीं सुशांत जी, मेरे को पता लगा है कि आप शहर में नौकरी करते थे और वापस गाँव की तरफ चले गए, तो ये फैसला आपने कैसे किया। और मेरे मन में वो 2 सेकंड का बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता आदमी, वो मैंने कहा यार ये तो था ही नहीं कुछ, ये तो उठपटांग हो गया। और वो पता नहीं कहाँ से क्लिक किया। मैंने कहा सर आप लास्ट टाइम जब उत्तराखंड आए थे आपने कहा था पहाड़ों की पानी और पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी पहाड़ों के काम नहीं आता सर। तो मैंने कहा एक कारण तो आप भी रहे हैं उस चीज़ का हमें मोटिवेट करने के लिए। तो बातचीत चली, फिर उन्होंने ट्विटर पे भी, अब एक्स के नाम से जो है, उस पर भी शेयर किया, अप्रिशिएट किया। वो 5 मिनट की बात हो गई सर। और बाकी हमारी जो सीडीओ मैडम, डीएम मैडम, वो बड़ी खुश हो गई कि यार तुमने बात बढ़िया कर ली, ये ठीक है। तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ों में बहुत हेल्प हुई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद देखिए इस तरह के मॉडल, सुशांत, इस तरह के मॉडल क्रिएट करने से क्या होता है मैं आपको बताऊं, हाँ जी, जब आप दुनिया के देशों में जाते हो तो वो आपको अपने बेस्ट मॉडल दिखाने ले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे आपके दिमाग में इमेज बनती है, ये तो बड़ा प्रोग्रेसिव कंट्री है, प्रोग्रेसिव स्टेट है। जी। तो ठीक हमें इस तरह से अगर हम ब्लॉक वाइज कुछ अच्छे मॉडल्स बनाते, जरूरी आप मशरूम का एक मॉडल बनाइए, कीवी का एक मॉडल बनाइए, आलू का एक मॉडल बनाइए, हल्दी का एक मॉडल बनाइए, जो आपकी ताकत है उसका एक मॉडल बनाइए। तो ये मुझे लगता है गवर्नमेंट और खासकर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम इस चीज़ में भी बोलते, अब एक और चीज़ है जो सबसे बड़ा मेजर इशू है। मैं कहता हूँ कि पहाड़ का किसान, आपको योजनाएं पहाड़ों को देख के बनानी पड़ेंगी। आप ये नहीं दे सकते कि शहरी, आप एक कॉमन योजना नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, आपको वहां की वास्तविकता के आधार पे बनानी पड़ेगी। Agree, बिल्कुल। और मैं इस चीज़ के लिए अभी हम लोगों ने इस चीज़ पे भी मैंने सजेशन दिया है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को कि साहब अब एक बात, रॉ मटेरियल की बात करते हैं। अब एक किसान जो देहरादून में काम कर रहा है, हरिद्वार में प्लेन्स वाले एरिया में, उसको अभी जो भूसा चल रहा है 1200 रुपये क्विंटल के हिसाब से चल रहा है। मेरे यहाँ वो भूसा पहुंचा 1700-1800 रुपये क्विंटल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाती है, बढ़ गई। तो हमने यही बोला हॉर्टिकल्चर को कि एटलीस्ट ये करिए कि यहाँ सब्सिडाइज कर, हाँ यहाँ दे दीजिए किसान को। क्योंकि अगर आपने शुरुआती लाइन ही सेम नहीं रखी दौड़ के लिए, प्रतियोगिता की शुरुआती लाइन ही आपने सेम नहीं रखी, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आदमी बढ़िया ढंग से दौड़ के और फिनिश लाइन तक भी पहुंच पाएगा। ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि वहाँ 1718, अब Level playing field चाहिए ना। मैं 60 किलोमीटर ऊपर हूँ सर, मेरे को 1700 रुपये क्विंटल चला गया। जो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जिसको अगर उत्तरकाशी के आगे भटवाड़ी वगैरह किसी को ये काम करना है, वो कैसे करेगा? उसके लिए भी तो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा। उसके लिए तो भूसे तो की आप कॉस्ट कह रहे हैं सब्सिडाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज सब्सिडी आप बिल्कुल होनी मैंने चाहिए। देखा कई प्रोग्राम्स में रखी है, कई पॉलिसीज में रखी है हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जी। अगर आप उत्तरकाशी के आपको इतने परसेंट इतना मिलेगी, आप percent। देहरादून के आपको इतने परसेंट मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी चीज़ में मैंने उनको बोला है कि ये करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब अगर मेन मंडी तो हमारी देहरादून है, अब वो बेचारा यहाँ से सब्सिडी, उसका भूसे की कॉस्ट वहाँ जाने में बढ़ी, वहाँ से उसके माल आने की कॉस्ट यहाँ बढ़ी। अब जब वो मंडी में खड़ा होगा तो प्लेन्स का किसान अगर 120-130 रुपए किलो बेच रहा है तो वो बेच सकता है, वो नहीं बेच सकता सर 120-130 रुपए, उसको 160-170 रुपए किलो मशरूम बेचना ही पड़ेगा। तभी तो जाके वो थोड़ा सा आगे अपना मतलब भरण पोषण करेगा और बाकी आगे भी काम कर सकता है। बिल्कुल, उसको आगे भी बढ़ाना है, वॉल्यूम्स बढ़ाने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सुशांत की, एक बात होती है ना कि हम कहते हैं कि हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर काम शुरू किया है और कभी उसमें नुकसान हो गया तो हमारा क्या होगा। इस तरफ आपने सोचा है कि मशरूम के अलावा और भी कुछ ऐसे काम किया जाए ताकि साइमल्टेनियसली एक और भी आप वर्क स्टार्ट कर सके। सपोज कभी मशरूम में नुकसान हो गया तो ये आपके सपोर्ट के लिए खड़ा रहेगा। तो उसी चीज़ में अभी हम लोग एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट पे। अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल काम नहीं किया क्योंकि शुरुआती 1 साल में जब हमारी यूनिट भी बन गई हमें बहुत नुकसान हुआ। रीज़न ये था कि हमें किसी ने कभी ये बताया नहीं कि साहब मानसून में मशरूम फार्मिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नेचुरल कंडीशन में कर रहे हैं। और उसका रीज़न ये है सर कि जब आपका बैग पे माइसीलियम ग्रोथ होता है ना, फंगस फैलता है, तो उसको मॉइस्चर बिल्कुल नहीं चाहिए, ना के बराबर 10-20% भी होगा तो चलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए खूब। लेकिन मॉनसून में एयर में जनरली नेचुरली
80 to 90% मॉइस्चर होता है। बिल्कुल। और उस टाइम पे ग्रीन मोल्ड, जिसको हरा फंगस बोलते हैं हम लोग, रोटियां वोटियों में लगा करता था पहले, कोई बासी रखा हुआ सामान है, वो ग्रीन मोल्ड अटैक करता है आपके, जो आपका अच्छा वाला फंगस है, और उसको खत्म करके आपके बैग खराब होते हैं। तो हमने 1 साल किया, किसी ने हमें कोई ट्रेनिंग सेशन में नहीं बताया। फिर अगले साल फिर हमने किताबें खोली, पढ़ी कि यार क्या होता है। तो फिर वो बेसिक चीज़ यही भूल गए हम लोग कि एयर में तो अभी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ के चक्कर में हम लोगों ने वो 2 महीने का अपना मशरूम फार्मिंग करना बंद हुआ, लेकिन उस टाइम पे नुकसान बहुत हुआ। अब हमारे पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में होती है जिसकी हमें बहुत, मतलब उसके बाद ज़रूरत नहीं, भूसा एक बार लगता है उसके बाद हम डंप कर देते हैं। लेकिन उस पर हम लोग अब बहुत जल्दी वर्मी कंपोस्ट एक यूनिट डालने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ डिमांड भी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया डिमांड है सर। और अच्छी बात यह है कि हमारा गांव में एक, हमारे गांव वालों ने मिलकर एक गौशाला बनाई हुई है, जो आवारा जानवर थे सड़कों, उसका भी फायदा मिलेगा। और वहाँ गोबर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गोबर है। अब वो उसका भी कुछ यूज़ ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि इन 2 चीज़ों को मिला के, ताकि थोड़ा गौशाला के लिए वहाँ पे भी थोड़ा सा और काम हो सके। अगर गोबर वोबर हम लोग वहाँ से खरीदना शुरू करें और भूसा हमारे पास होता है तो अच्छा, वर्मी कंपोस्ट। सुशांत, कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे, मैं चाहता हूँ आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से बता सकते हैं कि उसे क्या करना होगा, कैसे आना होगा। तो सर एक तो हमारा, मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, अभी स्क्रीन पे लोगों को दिखेगा। और उसके अलावा वो उससे कॉल करते हैं। एक हमारा पेज है द प्रोजेक्ट मशरूम के नाम से फेसबुक पे, वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे भी है, वहाँ से कॉल कर सकते हैं। और हम लोग 3 दिन के ट्रेनिंग कराते हैं सर। 5,000 रुपये की हम लोग कॉस्ट रखते हैं। कोई और वैसे तबके का कोई इंसान है जो करना चाहता है, जिसके पास 5,000 नहीं है, वो आ सकता वो है, कर दी भी चाहिए। बिल्कुल। बीइंग एन उत्तराखंडी, मैं हमेशा सुशांत ये कहता हूँ कि सवाल वो 5,000 का नहीं, बिल्कुल लेने चाहिए। बट अगर किसी के पास नहीं है, वो करना चाहता है और आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति से 5,000 से उसकी ट्रेनिंग नहीं रुकनी चाहिए, बिल्कुल। और सर हमने शुरू में बिल्कुल 1 रुपया नहीं रखा हुआ था, होना लेकिन चाहिए, मैं आपको लोग मजाक समझते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मेरे बड़े भाई हैं प्रकाश, वो शुरू में जब आए गाँव तो वो 11th-12th को फिजिक्स पढ़ाते थे। तो उसने बोला कि किसी से कोई पैसा नहीं है, तो बच्चा क्या करे, माँ बाप तो भेज रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या करे। अब माँ बाप भी इतना ध्यान नहीं रहते, बोल के जेब से जब पैसा नहीं जा रहा तो क्या, फ्री है। तो 4 दिन आया, 6 दिन गायब, ऐसा हुआ। सेम चीज़ हमारे मशरूम के साथ, लोग आ गए, किसी ने मशरूम फार्मिंग नहीं की, टाइम पास हो गया, सब कुछ हो गया। तो आज के टाइम पे कोई ये भी बोल के आएगा कि साहब 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ और मशरूम फार्मिंग करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग करवा दीजिए, हम नहीं करवाते जैसे तैसे। हमें पता लगना चाहिए, उसको बैठते हैं उसके साथ आधा घंटा कि हाँ भाई करना क्या चाहते हो, कैसे कैसे करोगे, क्या सोचते हो, फ्यूचर में कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कितना, मतलब मानसिकता देखते हैं आदमी की, अगर हाँ वो कर रहे हैं। नहीं तो सर ट्रेनिंग के नाम पे तो हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं, हम करवाते नहीं जनरली वैसे। पर अगर किसी को ऐसा है कि कोई बहुत ज़्यादा सीखना चाहता है, वो ज़रूर आए। अब लास्ट सवाल ये है कि हर कोई पूछेगा, सारी बातें तो हो गई, ये नहीं पूछा उन्होंने पैसे कितने कमाए अब तक। जी सर, तो हम लोगों ने शुरू, कुछ मैंने आपको बोला, वो 5 थैलों से, वो पैकेट से शुरू हुई थी कहानी। और आज के टाइम पे हम लोग 26 से 28 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं सर, पहाड़ों में। बिल्कुल पहाड़ों में। और इस पे ये मान के चलिए आप 60% ग्रॉस मार्जिन है, तो हमारा अच्छा खासा सेव। और गजब की एक और अच्छी चीज़ है कि हमने अपना जो यूनिट पे 25 लाख रुपए का लोन था, वो भी हमारी यूनिट अब फ्री हो गई, हमने वो पैसा भी वापस चुका दी। तो अब से अब थोड़ा बहुत सेविंग होनी शुरू हो गई। इससे पहले तो ज़्यादातर चंक किस्तों में ही जाता था, लेकिन कर सकते हैं सर, मतलब कोई अगर करना चाहे, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। और हमारे साथ अच्छी बात ये रही कि हम 2 भाई रहे, तो एक कहीं डिमोटिवेट होता था तो दूसरा उसको मोटिवेट कर देता था कि नहीं यार कर लेंगे, कोई बात नहीं। तीसरा अगर अब डिमोटिवेट होगा, आप 2 बिल्कुल उनके बड़े भाई, चेन ऐसी हाँ बनती जी, है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए सुशांत, बड़ा अच्छा लगा और ये एक बड़ी अच्छी पहल है। बिकॉज मैं किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ जो वापस आया, खासकर हाँ जी, वो अपनी मिट्टी को लेके इतना प्रेम है, हाँ जी, तो ये एक उम्मीद जगाता है। और नेचुरली मुझे लगता है जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, खासकर हमारे यूथ जो है, जिनको लगता है कि यार हम क्या करें, मुझे लगता है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। बिकॉज अगर आपके पास मार्केट है, आपके पास डिमांड है और आपकी लो कैपिटल में कुछ काम शुरू हो सकता है, डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग आपके यहाँ से हो सकती है, आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो मुझे लगता है लोग इस तरफ ध्यान देंगे और मैं चाहता हूँ कि हमारे तो हर गांव से 2-4 एंटरप्रेन्योर निकलें। अब तो मुझे लगता है उत्तराखंड को एंटरप्रेन्योरशिप में कूदना ही पड़ेगा, है ना। हमेशा हम ये ना सोचें कि भाई
हम वाइट कॉलर जॉब मिलेगा या देश की सुरक्षा, ये बाकी राज्यों को भी कर देनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। हमें लगता है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ जी। बड़ा अच्छा लगा सुशांत, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही ग्रो करें और नए लोगों को भी अपने साथ जोड़ें। बिल्कुल। तो मुझे अगली बार किसी का पॉडकास्ट करने का सौभाग्य मिले तो वो कहे मैंने सुशांत जी के यहाँ से ट्रेनिंग जी ली। जी 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 है ना, जी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मेरी कोशिश रहती है देवभूमि डायलॉग के मन से कि मैं ऐसे युवाओं को आपके सामने लेके आऊं जिन्होंने एक अनूठी मिसाल पेश की है, जिनके पास एक अच्छा करियर था शहरों में, लेकिन उन्होंने गांव में एक उम्मीद जगाई, और एक मैं कहूँगा कि वो जॉब सीकर नहीं बने बल्कि आज के दिन में जॉब गिवर हैं। और ऐसी कई संभावनाएं इस प्रदेश में है। मैं कहूँगा उत्तराखंड अपने आप में एक ऐसा प्रदेश है जहां हम कुछ भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम ऑर्गेनिक हैं, हम सिक्किम जिस तरह से काम कर सकता है हम उस लिहाज से आगे बढ़ सकते हैं, बशर्त है कि यहाँ की जो यंग जनरेशन है उसे बहुत सीरियसली इस क्षेत्र में कूदना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप की, तब जाके हम उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। और आप में से कोई और इस तरह का काम कर रहा है, वो रिवर्स माइग्रेशन का एक उदाहरण है, मैं चाहता हूं और मैं उसे वेलकम करता हूं कि वो देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में जरूर आए। बहुत धन्यवाद।